नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सावित्री है। उम्र 21 साल। शिवगढ़ की एक साधारण सी बहू हूँ मैं। लेकिन लोग कहते हैं मेरी मदहोश आँखों, इन रसीले होठों और मेरी इस लचकदार चाल में कुछ ऐसा जादू है जो सीधे दिल तक छू जाता है और सामने वाले के अंदर तक एक अनजानी सी सिहरन लगा देता है। मेरी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है, पर इस भरे पूरे बदन की कसी हुई कशिश ने इस घर के शांत माहौल को हमेशा के लिए बदल दिया है। मेरा यह रसीला और मांसल शरीर, मेरी पतली कमर और जब मेरा पल्लू कंधे से बार बार सरकता है तो देखने वाले की सांसें वहीं थम जाती हैं। शिवगढ़ का मौसम यूं तो हमेशा शांत रहता था, पर जनवरी की एक ऐसी बर्फीली और घने कोहरे वाली रात आई जिसने हमारे इस बड़े से पुश्तैनी मकान के भीतर सस्पेंस और एक अनजानी तड़प का ऐसा खेल शुरू किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वही सबसे गहरी, अनकही और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप भी अपनी सांसें थामने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरा बदन किसी ढली हुई मूरत जैसा है जिसे इस चढ़ती जवानी ने बड़ी फुर्सत से तराशा हो। 21 साल की इस उम्र में मेरा अंग अंग पूरी तरह से भरा पूरा और गठीला हो चुका है। मेरी कमर इतनी पतली और लचकदार है कि जब मैं झुकती हूँ तो मेरी सूती साड़ी के नीचे की गहरी नाभि साफ अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। मेरे भारी और गोलाकार नितंब जब मेरी चाल के साथ डोलते हैं तो देखने वाले का दिल पूरी तरह बेकाबू होने लगता है। उस रात मैंने एक गहरे लाल रंग का बेहद कसा हुआ ब्लाउज पहन रखा था जो मेरी तनी हुई छाती और उभरे हुए अंगों को बड़ी मुश्किल से छुपा पा रहा था। मेरे लंबे काले बाल खुले थे और मेरी गोरी पीठ पर कोहरे की नमी के साथ बलखा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ थे मेरे ताऊ ससुर बलवंत सिंह। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका शरीर किसी कसरती नौजवान जैसा लंबा, चौड़ा और गठीला था। उनका सीना इतना मजबूत था कि कोई भी औरत उनकी बाहों में खुद को पूरी तरह महफूज या फिर पूरी तरह मदहोश महसूस करे। उनके बदन से एक अजीब सी तीखी, मर्दाना खुशबू आती थी जो पुराने चिलम, सूखी लकड़ी और मर्दानगी का एक ऐसा मिश्रण थी जो किसी भी प्यासी रूह को बेचैन कर दे। उनकी आंखों में हमेशा एक कड़क और भूखी नजर रहती थी जो जब भी मुझ पर पड़ती मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी आग सुलगा देती थी। उनका वह रोबीला अंदाज और गठीला बदन इस कोहरे वाली ठंडी रात में और भी ज्यादा खतरनाक और आकर्षक लग रहा था। शिवगढ़ गांव इस समय पूरी तरह से जनवरी की कड़कड़ाती ठंड और घने सफेद कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। बाहर इतनी बर्फीली हवा चल रही थी कि हवा सीधे हड्डियों को चीरती हुई महसूस हो रही थी। रात के करीब 10 बज चुके थे और आसमान से ओस की बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे चारों तरफ सन्नाटा रो रहा हो। इसी बीच पूरे गांव की बिजली अचानक गुल हो गई। चारों तरफ घाघ अंधेरा छा गया, हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं दे रहा था। घर के बाकी सभी लोग, यानी मेरे पति और सास, पास के शहर में एक रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। इस विशाल और पुरानी बनावट वाले मकान में सिर्फ मैं और मेरे ताऊ ससुर बलवंत सिंह अकेले थे। मकान का ताऊ जी वाला हिस्सा पूरी तरह सुनसान था और कमरे में सिर्फ एक बुझता हुआ अलाव था। कोहरे के कारण खिड़कियों से बर्फीली हवा अंदर आ रही थी। बिजली चले जाने से अलाव में आग बुझने वाली थी, इसलिए मुझे रसोई से सूखी लकड़ियां लाकर उनके कमरे के अलाव को पुनर्जीवित करना पड़ा था। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी जिसे सिर्फ बाहर चल रही बर्फीली हवाओं की सरसराहट ही तोड़ रही थी। ऐसे माहौल में जब दो जिस्म एक ही छत के नीचे अकेले हों तो सस्पेंस का बढ़ना लाजमी था। ठंड से मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मैं ताऊ जी के कमरे में दबे पाव गई थी। कमरे में सिर्फ अलाव की मध्यम, नारंगी रोशनी थी जिसमें ताऊ जी का विशाल साया दीवार पर किसी दानव की तरह लग रहा था। सावित्री, बहुत ठंड है, अलाव में लकड़ियां डाल दो, बुझ गई तो जम जाऊंगा, उन्होंने अपनी कड़क और भारी आवाज में कहा, लेकिन उनकी आंखों की भूखी नजर सीधे मेरी पतली कमर पर टिकी थी जहां से साड़ी का पल्लू थोड़ा खिसक गया था। जी ताऊ जी, अभी डालती हूँ, मैंने अपनी कांपती आवाज में कहा और अलाव के पास झुक गई।
तभी अचानक हाथ से लकड़ी फिसलकर ताऊ जी के पैरों के पास जा गिरी। आह! मेरे मुंह से एक तीखी सिसकारी निकल गई, क्योंकि झुकते समय मेरा हाथ ताऊ जी के घुटने से रगड़ खा गया। बलवंत सिंह जी ने बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर मेरी कसी हुई कलाई को मजबूती से दबोच लिया। उनके हाथ की पकड़ इतनी तनी हुई और गठीली थी कि मैं चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं सकती थी। उनके इस अचानक छुअन से मेरे पूरे जिस्म में एक अनजानी बिजली दौड़ गई। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं सावित्री। देखो, तुम्हारा पूरा बदन ठंड से कैसा थरथरा रहा है, उन्होंने बेहद करीब आकर कहा। उनकी सांसों की गर्म तपिश सीधे मेरे चेहरे और गर्दन पर पड़ रही थी। उन्होंने अपनी दूसरी बाह मेरी पतली कमर के गिर्द कस ली। उनके खुरदरे और मजबूत हाथों का वह एहसास मेरी नाजुक त्वचा पर इस कदर रगड़ खा रहा था कि मेरी आंखें मदहोश होने लगी। मैं अंदर से पूरी तरह बेकाबू और बेचैन होने लगी थी, पर शर्म और लोकलाज के मारे कुछ बोल नहीं पा। ताऊ जी, छोड़िए, ये ठंड का मामला बहुत गहरा है, आप संभाल नहीं पाएंगे। मैंने हांफते हुए अपनी कमर को थोड़ा पीछे खींचने की कोशिश की, जहां उनके हाथ का दबाव बढ़ता जा रहा था। बलवंत सिंह जी ने मुस्कुराते हुए मेरी कलाई को और कस लिया। उनकी आंखों में एक अलग ही सस्पेंस था। सावित्री, आग जितनी ठंडी और बेजान हो, उसे सुलझाने का मजा उतना ही ज्यादा आता है। तुम अभी नादान हो। तुम्हें नहीं पता कि इस कोहरे वाली रात में जब तक अंदरूनी गर्मी बाहर न आए, तब तक चैन नहीं मिलता। पर ताऊ जी, घर के किवाड़ तो बंद हैं, पर संस्कारों के दरवाजे खोलना ठीक नहीं। कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। मैंने अपनी भीगी पलकों को झुकाते हुए कहा, जबकि मेरा मांसल बदन उनके चौड़े सीने से लगभग चिपकने को बेताब था। बाहर चाहे कितना भी कोहरा हो बहू, पर जब अंदर की तपिश सुलगती है तो अच्छे अच्छे बांध टूट जाते हैं। इस अलाव में जितनी गहराई से लकड़ियां लगाओगी, आग उतनी ही मीठी और रसीली मिलेगी। बस सही जगह पर सही जोर लगाना आना चाहिए। उन्होंने मेरी कलाई को थोड़ा और मरोड़ते हुए कहा, जिससे मेरा भरा पूरा सीना उनके ठीक सामने आकर तन गया। कमरे की वह मध्यम रोशनी अब हम दोनों की बढ़ती बेचैनी की गवाह बन रही थी। बलवंत सिंह जी का वह मांसल और गठीला हाथ अब धीरे धीरे मेरी पीठ के निचले हिस्से तक पहुंच चुका था, जहां साड़ी का कपड़ा मेरी त्वचा से पूरी तरह चिपक गया था। ठंड के इस मौसम में भी मेरे माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमकने लगी थीं। मेरा गोरा और भरी पूरी काया इस समय डर और तड़प के एक अनोखे मिश्रण से सुलग रही थी। जब उन्होंने अपनी उंगलियों से मेरी रीढ़ की हड्डी को धीरे से सहलाया, तो मेरे मुंह से एक दबी हुई आह निकल गई। मैं बुरी तरह कांपने लगी। उनका वह मर्दाना अंदाज मुझे अंदर तक झकझोर रहा था। कमरे का तापमान जैसे अचानक बढ़ गया हो। हवा में एक अजीब सी मदहोशी घुल चुकी थी। मेरी पतली कमर में एक अजीब सी लचक पैदा हो रही थी, जो मुझे बार बार उनके और करीब खींच रही थी। वह मुझे अपनी मजबूत बाहों में दबोचने ही वाले थे कि तभी अचानक घर की छत पर कोहरे के कारण किसी पक्षी के टकराने की जोरदार आवाज हुई। सस्पेंस और डर के मारे हम दोनों एकदम से अलग हो गए। मैं हाफती हुई दीवार से जा टिकी और वह अपनी शर्ट के कॉलर को ठीक करते हुए गहरी सांसें भरने लगे। रात के 12 बज चुके थे। पूरे घर में अब सिर्फ सन्नाटा और कोहरे की डरावनी फुसफुसाहट थी। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, पर आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। बदन में वही अजीब सी तपिश और बेचैनी बरकरार थी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा, जो कि हल्का सा खुला था, धीरे से अंदर की ओर बढ़ा। अंधेरे में एक लंबा चौड़ा साया कमरे के भीतर दाखिल हुआ। वह बलवंत सिंह जी थे। उन्होंने अंदर आते ही कमरे के किवाड़ को अंदर से बंद कर दिया और कुंडी चढ़ा दी। सस्पेंस अपने चरम पर था। कमरे में केवल खिड़की से आ रही कोहरे की सफेद धुंधली रोशनी थी। वह धीरे धीरे मेरे बिस्तर की तरफ बढ़े। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे छाती को चीरकर बाहर आ जाएगा। सावित्री, इस कोहरे की रात का रहस्य बहुत गहरा है। मैं अब और खुद को इस तपिश से रोक नहीं सकता,
उन्होंने भारी आवाज में कहा और सीधे मेरे पास बिस्तर पर बैठ गए। उनके मजबूत, कसरती हाथों ने मेरे दोनों कंधों को दबोच लिया। उनके हाथ मेरी गोरी और भीगी त्वचा पर रेंगने लगे। हमारे बदन एक दूसरे से पूरी तरह लिपट गए। उनकी चौड़ी छाती का दबाव जब मेरे भरे पूरे अंगों पर पड़ा तो मैं पूरी तरह मदहोश होकर कराहने लगी। हमारे कपड़ों की सरसराहट और भारी सांसों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उनका चेहरा मेरे चेहरे के इतने करीब आ गया कि उनके होठों की गर्मी मेरी सांसों को सोखने लगी। जिस्म की यह आग अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचने ही वाली थी। दोनों बदन पसीने से पूरी तरह नहा चुके थे और मर्यादा की सारी दीवारें टूटने ही वाली थीं कि तभी अचानक कमरे के कोने में रखी एक पुरानी धार्मिक पुस्तक और मेरे ससुर जी की तस्वीर ताऊ जी की ही जैकेट से गिरकर नीचे गिरी। वह तस्वीर ताऊ जी के छोटे भाई यानी मेरे ससुर की थी, जिन्हें वे अपना प्राणों से प्यारा मानते थे। उस तस्वीर का गिरना जैसे हम दोनों के ऊपर ठंडे पानी का घड़ा डाल गया। बलवंत सिंह जी झटके से पीछे हट गए। उनकी आंखों में जो भूखी और मदहोश नजर थी वह अचानक आत्मग्लानि और आंसुओं में बदल गई। उन्होंने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और जोर जोर से हांफने लगे। यह मैं क्या करने जा रहा था? अपने छोटे भाई की अमानत पर बुरी नजर। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। बलवंत सिंह जी की आवाज में अब वासना नहीं बल्कि एक तड़पती हुई पारिवारिक लोकलाज और जिम्मेदारी का एहसास था। उन्होंने रोते हुए कहा, सावित्री, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, मेरे छोटे भाई की अमानत हो। इस कोहरे और अकेलेपन ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। एक ताऊ का फर्ज अपनी बहू की रक्षा करना होता है, उसका फायदा उठाना नहीं। मैंने भी रोते हुए तुरंत अपना पल्लू संभाला और अपनी साड़ी को ठीक किया। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक पल के भटकाव ने हमारे पवित्र रिश्ते को कलंकित करने की कगार पर ला खड़ा किया था। ताऊ जी, गलती सिर्फ आपकी नहीं थी। इस अकेलेपन और मौसम की मार ने हमें भटका दिया था, लेकिन आज इस परिवार की मर्यादा ने हमें एक बहुत बड़े पाप की खाई में गिरने से बचा लिया। बड़े बुजुर्ग और बहू का रिश्ता इस दुनिया में सबसे बड़ा होता है और हम इस पवित्र बंधन को कभी टूटने नहीं देंगे। मैंने उनके पैर छूकर कहा। बलवंत सिंह जी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उस रात के बाद से हमारे बीच वासना की वह दीवार हमेशा के लिए ढह गई और उसकी जगह एक सच्चे, पवित्र और मर्यादित ताऊ-बहू के रिश्ते ने ले ली। पारिवारिक संस्कार और लोकलाज की जीत हुई। कहानी यही खत्म होती है दोस्तों। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर लिखो। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।